है जो क्या है, किसी नोबल कोज, भाई किसी अच्छे काम के लिए शहीद होना, देश के लिए बलिदान देना, ठीक है, किसी अच्छे काम के लिए, समाज सेवा के लिए अपने आप को बलिदान करना, उस व्यक्ति को हम कहते हैं शहीद का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, मार्टर, क्या बोलते हैं, मार्टर। इसमें देखो एक वर्ड दे रखा है, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, न्यू मिसमेटिस्ट, न्यू मिसमेटिस्ट का मतलब होता है जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है, क्या करता है, हाँ, जैसे सिक्के कईयों को शौक होता है बहुत ज्यादा, वो क्या करते हैं, सिक्कों का कलेक्शन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, हाँ, कलेक्शन करके रखते हैं, अपने पास में रहता है, बहुत सारे सिक्के रखते हैं। तो ये न्यू मिसमेटिस्ट जो होता है उसका मतलब वन वर्ड ये होता है, ठीक है। सुसाइड वाला तो आपको पता ही है, सेल्फ मर्डर, जो सेल्फ मर्डर होता है, खुद का हत्यारा होता है, सुसाइड करने वाला। वन हु किल्स, मर्डरर, जो मर्डरर होता है, जो मर्डरर होता है उसको हत्यारा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ। वन हु किल्स, जो दूसरे की हत्या कर देता है, मर्डरर, क्या बोलते हैं, एक तो मर्डर होता है, मर्डर का मतलब होता है हत्या, मर्डर का मतलब क्या होता है, और आपको पता है जब हम मर्डर के आगे ER सफिक्स लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, ER, तो वो नाउन बन जाता है और वो जाता है मर्डरर, यानी कि हत्यारा, क्या बन जाता है, हत्यारा। तो ये हत्यारा जो होता है ये इसका वर्ड होगा, ये भी गलत है इसका। वन हु कमिट सुसाइड, ये भी नहीं होगा इसका, तो पहला जो होगा वो भी नहीं होगा, और फोर्थ ऑप्शन सही होगा इसमें, कि यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी नोबल कोज के लिए, नोबल कोज का मतलब होता है अच्छे कार्य के लिए, कोई अच्छे कार्य के लिए बलिदान हो जाना, ठीक है, उस व्यक्ति को हम मार्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्टर, ठीक है। शहीद, मार्टर का मतलब होता है शहीद, मार्टर का मतलब होता है शहीद, जो शहीद होता है। तो ये ऐसे वन वर्ड आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, थोड़े से आप इनको पढ़ा करो लगातार। आगे देखिए, चूज द करेक्ट कनेक्टिव्स, ये तो बहुत आसान है, क्या आएगा, कई बार, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, कई बार पूछ लिया गया है, क्या आएगा, बिल्कुल सही आंसर है, पहले से ही बता दिए कि इसमें बट आएगा, बिल्कुल बट आएगा, इसमें क्या आएगा, बट आएगा। देखिए यहाँ कोमा है हमारे पास में, और बट इसमें आंसर आ जाएगा, बट इसमें आंसर आ जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ये कह रहा है ही इज इंटेलिजेंट, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं कि बट का जो कंजक्शन होगा वो एक दूसरे का विरोधाभासी होता है, इधर जो बात है उधर से उल्टी बात बोलता है, ठीक है। तो ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट है, बट इज ब्रदर इज डल, कि वो खुद तो इंटेलिजेंट है लेकिन उसका भाई क्या है, डल है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये बट का यूज होगा, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए इसमें क्या है, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्या आएगा, देखिए क्या मतलब होता है स्टेबल का, इसमें पहला आएगा, पहला आंसर है ए प्लेस वेयर हॉर्स आर केप्ट, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये सही कह रहे हो आप। इसमें यह है कि चार ऑप्शन में इसमें है कि पिग्स आर केप्ट, बर्ड्स आर केप्ट और बीज आर केप्ट, यानी कि स्टेबल का मतलब है अस्तबल, क्या होता है, अस्तबल किसे कहते हैं, घोड़ों को, जो घोड़ा रखा जाता है, जहां घोड़े रखे जाते हैं उसको अस्तबल बोलते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसमें हॉर्स बिल्कुल सही आएगा कि ऐसा स्थान जहां पर घोड़े रखे जाते हैं उसको हम स्टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेबल। अच्छा, तो पिग्स को क्या बोलते हैं, पिग्स को रखेंगे उसको क्या बोलोगे आप, स्टाई, क्या बोलेंगे, स्टाई। स्टाई एक प्लेस होता है, तो स्टाई का मतलब होता है जहां आप सुकर या सुअर, जो सुअर जो होते हैं, सुअर जो होते हैं, सुअर को रखा जाता है। पिग्स आर केप्ट, जहां पर पिग्स का मतलब होता है सुअर, पिग्स का मतलब क्या होता है, सुअर, तो जहां पिग्स को रखा जाता है उस स्थान को हम स्टाई बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में बर्ड्स को जैसे ABIARY, एवरी जो होता है, ABRY
AVIARY, एवी का मतलब होता है जहां पर बर्ड्स को रखा जाता है। एवी का मतलब क्या होता है? बर्ड, जहां बर्ड्स को रखा जाता है, जहां बर्ड्स को रखा जाता है वहां पर हम कहते हैं एवी, बोलते हैं उसको एवरी, ठीक है। और जहां पर बीज को रखा जाता है, मधुमक्खियों को, बीज का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी, उसको बोलते हैं हम APIARY, एप्री, ठीक है। तो एप्री और एवरी और हमारा स्टाई, ये तीनों अलग अलग होते हैं। स्टाई कहते हैं जहां पर सुअर को रखा जाता है, स्टेबल बोलते हैं जहां घोड़ों को रखा जाता है, और बर्ड्स का एवरी हो जाएगा और बीज का एप्री हो जाएगा। तो इस तरह से ये वन वर्ड्स होते हैं कि कौन सी अलग अलग चीज के अलग अलग कंसेप्ट होंगे। तो स्टेबल का ये हमारे पास पहला आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट वर्ड कौन सा इसमें से? एक क्वेश्चन आपके ये भी पूछा जाएगा, करेक्ट वर्ड पहला सही है। देखते हैं पहला सही है क्या, पहला सही है क्या, और देख लीजिए पहला, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो पहला ही सही है। DECISION बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। आपने बिल्कुल क्विक जवाब दे दिया। देखो DICISN गलत है, ठीक है। डिसीजन है तो TION का तो कोई मतलब ही नहीं है। जे का साउंड आ रहा है, जेड का साउंड आ रहा है, किसका साउंड आ रहा है? जे का साउंड आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टी का TION का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी गलत है। और यहां पर तो बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। DE कर रखा है, तो ये तीनों आंसर गलत है, पहला आंसर सही है। देखो कई बार क्या होता है, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके एक क्वेश्चन आएगा ये एग्जाम में, हो सकता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो या थोड़ा बड़ा दे दे, ज्यादातर बड़े वर्ड्स दे देते हैं, तो उसमें क्या ज्यादातर ज्यादा वोवल साउंड होते हैं, ज्यादा वोवल साउंड होते हैं। इनमें खेल किसका होता है? या तो सफिक्स का, या प्रीफिक्स का, या फिर वोवल साउंड का। जैसे मान लो कि मैंने अभी देखो यहां पर क्या किया, यहां पर SION और TION, एज लास्ट में एज लग गया या EGE लग गया, ठीक है। जैसे हम कहेंगे कि कॉलेज को लिखेंगे, कॉलेज में EGE आ रहा है, ठीक है, लेकिन VILL में AGE आ रहा है, ठीक है। तो ये वोवल का, साउंड का बहुत फर्क पड़ेगा। लास्ट में सफिक्स प्रीफिक्स का बहुत फर्क पड़ेगा। अंत में जैसे आपके बीच में मिड में जो वोवल है उनका आप ध्यान रखोगे, ठीक है। कई बार ऐसी होता है कि हमारी जो पढ़ी हुई स्पेलिंग नहीं आ पाती, हो सकता है कोई नया वर्ड दे दे। जो पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको जो हमें आती है वो तो तुरंत कर देंगे। जैसे आपने डिसीजन बिल्कुल बोल दिया, क्योंकि डिसीजन एक ऐसा वर्ड है जिसको हम रोज यूज लेते हैं, घर वाले भी खूब बोलते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं है, अंग्रेजी के मामले में थोड़े कम है, तो भी वो डिसीजन बोल देते हैं, हालांकि उनको स्पेलिंग पता है नहीं पता है ये नहीं देखते, लेकिन वो क्या करते हैं, बोल देते हैं कि डिसीजन। तो डिसीजन एक ऐसा शब्द है जो हमारे वेल नोन है, खूब बोला जाता है। लेकिन और जो शब्द है कोई भी आ जाए, उसमें आप अवेयर रहना, उसमें सफिक्स प्रीफिक्स देखना, उसमें वोवल साउंड देखना, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखो मैंने ई कर दिया, यहां भी ई कर दिया, यहां भी ई कर दिया, तो ऐसी कंडीशंस नहीं होती हैं बहुत बार एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है, आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो ग्रामर की दृष्टि से, ग्रामेटिकली करेक्ट, व्याकरण की दृष्टि से सही है? देखो एलिमिनेट कीजिए, ऐसे चीज एलिमिनेट कीजिए, कौन सा आएगा? पहला आएगा, पहला इसमें दे रखा है आई एम रिकॉग्नाइजिंग यू, अच्छा पहला आएगा। दूसरा है आई रिकॉग्नाइज यू नाउ, आई नाउ रिकॉग्नाइज यू, और आई हैव रिकॉग्नाइज यू। देखो एक यहां देखिए, सबसे पहले हम करेंगे कि देखो आई आ रहा है, क्या आ रहा है? आई हमारे पास में आ रहा है, और आई आ रहा है तो सबसे पहले हमारे पास में ये है कि आई के साथ में एस नहीं लगता है, नहीं लगता ना, वर्ब के साथ आई के साथ एस नहीं लगता, तो उस कंडीशन में ये बिल्कुल गलत है। यहीं पर छोटा सा नियम रूल लग रहा है हमारे पास में कि आई के साथ हम एस सी एस का यूज नहीं करते, क्योंकि आई के साथ में वर्ब प्लूरल आती है, तो ऐसी कंडीशन में ये गलत है। एक बात देखिए, आई हैव आ रहा है, हैव के साथ में वर्ब की क्या आनी चाहिए थी? थर्ड फॉर्म, ये यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। आई हैव रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? आई हैव रिकॉग्नाइज्ड, ईडी लगता है इसमें, तो ये भी गलत है। अब हमारे पास में दो ऑप्शन है, एक तो है आई एम रिकॉग्नाइजिंग यू, और एक आई नाउ रिकॉग्नाइज यू। यहां पर ये सही है,
वर्ब भी सही है, यू भी सही है और नाउ भी सही प्लेस पे है, यहां पर भी बिल्कुल सही प्लेस पे है। लेकिन ध्यान रखना इसका जो आंसर है वो 3 सही है, थर्ड आंसर सही है। ठीक है, थर्ड आंसर क्यों सही है ये समझने की बात है। देखिए रिकॉग्नाइज जो वर्ब होती है वो हमारी एक ऐसी वर्ब होती है जिसको स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं। हाँ, हमारे पास में 2 तरह की वर्ब्स हैं, वर्ब्स की काफी कैटेगरी है, लेकिन हम मानते हैं हमारे पास में कुछ ऐसी वर्ब्स है जो स्टेटिव और डायनामिक वर्ब्स होती है। स्टेटिव और डायनामिक, जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं वो क्या चाहती हैं, वो चेंज नहीं चाहती है, वो अपने आप में चेंज नहीं चाहती, यानी कि हम कहते हैं उनमें हम आईएनजी फॉर्म जो है वो नहीं लगाते। लेकिन डायनामिक का मतलब होता है चेंज, डायनामिक का मतलब क्या होता है, चेंज। जो वर्ब चेंज हो सकती है उनमें चेंज किया जा सकता है, आईएनजी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो जो स्टेटिव वर्ब्स वो होती हैं जैसे हमारी सेंस से रिलेटेड, हमारे हम कहें कि हमारे संवेग से रिलेटेड, हमारे इमोशन से रिलेटेड, इनमें क्या है कि हम आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते। जैसे कि हम कहें कि KNOW, जो नो है, नो का मतलब थिंक, हाँ जो थिंक है THINK, वांट है, नोटिस है। देखो ये ऐसी वर्ब्स है जो कहीं ना कहीं हमारे कॉग्निटिव, हमारे दिमाग को के विकास को बताती है या हमारे इंटरनल इमोशंस को शो करती है, ये वर्ब है। तो इनमें आईएनजी फॉर्म का यूज हम नहीं करते। रिकॉग्नाइजिंग नहीं होता है, रिकॉग्नाइजिंग नहीं होता है, इस क्वेश्चन के सेंस में नहीं होता है। जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो इस सेंस में हम रिकॉग्नाइज के आईएनजी नहीं लगाते हैं, भले ही चाहे हम उसको कंटिन्यूअस में बोल रहे हो या कुछ में भी बोल रहे हो, लेकिन हम उस कंडीशन में क्या होता है कि हम उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे आई नाउ रिकॉग्नाइज यू, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, ये गलत है क्योंकि हम इसके आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे वांटिंग, हम कहें वांट आया है तो वांटिंग नहीं होगा, KNOW ING नहीं लगेगा, नोइंग नहीं होगा। थिंकिंग में भी आप ध्यान रखना THINK, थिंक में ING लग सकती है लेकिन उसका सेंस अलग हो जाता है, फिर अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, ING थिंक लग सकता है लेकिन उसका अर्थ अलग हो जाता है। ठीक है, हम ऐसे ही बोलेंगे कि आई थिंक, आई एम थिंकिंग नहीं, फिर आप किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहे हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम थिंकिंग का यूज कर सकते हैं। तो आई एम नोटिसिंग नहीं होगा, आई एम नोटिसिंग, तो नोटिसिंग भी नहीं होगा, नोटिस के भी आईएनजी नहीं लगता है, वांट के भी नहीं लगता है, नो के भी नहीं लगता है, बिकम के भी नहीं लगता है। ये बिकम भी होता है एक वर्ब, BECOME, बिकम का मतलब होना, तो यहां भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगती। इसीलिए इसमें जो आंसर है जो कौन सा सही होगा, थर्ड आंसर, ये बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर सही है। आगे देखिए, ध्यान रखें आप, ये देखो फिर आ गया एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देखिए क्या मतलब होगा इसका। शब्द ही थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या, सोडियम, स्यूडोनिम, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो सबसे पहले हमें वर्ड को पहचानना है, वन वर्ड है कि कौन सा सूटेबल जा रहा है। देखिए स्यूडोनिम का मतलब होता है, ये स्यूडोनिम का मतलब होता है कि कोई चीज नकली, असली की जगह क्या कर दिया जाए, नकली रख दी जाए। कोई चीज नकली हो, रियल नहीं हो, कोई चीज रियल नहीं हो, उसको बोलते हैं हम स्यूडोनिम। जैसे हम कहें कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो अखबार वाले क्या करते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, उसकी जगह कोई दूसरा नाम रख देते हैं, रियल नेम को नहीं बताते हैं। तो एक इमेजिनरी, या हम कहें कि एक काल्पनिक नाम रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोनिम। क्या बोलते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो आएगा, देखिए कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एन इमेजिनरी नेम, एक काल्पनिक नाम, अज्यूम्ड बाय एन ऑथर के द्वारा एक अज्यूम्ड काल्पनिक नाम जब किसी का रख दिया जाता है उसको क्या बोलता है, स्यूडोनिम। इसमें क्या है कि पी साइलेंट है, क्या है, पी साइलेंट है। ठीक है, जैसे साइकोलॉजी में पी साइलेंट है,
ठीक है, वैसे ही इसमें पी साइलेंट है और इसको स्यूडोनिम बोलते हैं हम, ठीक है। दैट विच कैन बी सीन थ्रू ट्रांसपेरेंट। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन 1 2 3 पूछे जाएंगे आपके, 2 3 क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड। प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, शुरू में ही आपने आंसर दे दिया और आशा करते हैं कि आप एग्जाम में भी इसी तरह से क्लियर आंसर दें। ही इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश। देखो डिस्टिंग्विश का बिल्कुल शाब्दिक अर्थ क्या होता है? डिस्टिंग्विश का मतलब होता है, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है किसी चीज में अंतर करना, किसी चीज में अंतर करना, पहचानना नहीं, किसी चीज में अंतर करना। डिस्टिंग्विश अलग अलग करना, डिफरेंट करना उनको। तो ही इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश। तो डिस्टिंग्विश में देखो यहां पर एंड लगा हुआ है, तो ये कह रहा है ब्लैक और ब्लू में वो अंतर नहीं कर पा रहा, वो ब्लैक एंड ब्लू में अंतर नहीं कर पा रहा। तो हमें पता है बिटवीन का यूज मैंने बताया आपको भाई, बिटवीन का यूज मैंने बताया था आपको कि जो बिटवीन का यूज होता है वो दो के बीच में आपको डिफरेंस, डिवाइडेशन, इसके लिए यूज किया जाता है। इसके बाद अलावा जो अमंग है ये 2 से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है, इनका यहां पर यूज होगा नहीं, फ्रॉम का इसका यूज होगा नहीं। तो बिल्कुल आसान है, एंड का यूज हो रहा है क्योंकि बिटवीन और एंड एक साथ होता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था प्रपोजिशन का। एक और आगे देखिए, ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बर्ड्स ऑफ, कौन सा आर्टिकल आएगा? ए आएगा, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ए ऑप्शन है, ए आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे हम। ए आंसर इसमें सही है, एंड द और नो आर्टिकल नहीं आएगा, ए सही आएगा इसमें आंसर ए बिल्कुल सही है इसमें, ये बिल्कुल सही आंसर है। देखिए ये एक इडियम है, मुहावरा, क्या है? हाँ, इसका मतलब होता है एक ही विचारधारा के लोग एक जगह पे रहना। जैसे आजकल आप जानते हो कि विचारधारा की लड़ाई हो रही है, सब जगह लोग अपनी अपनी विचारधारा के ग्रुप बना रखे हैं कि ये मेरे विचारधारा का है, ये इस विचारधारा। तो विचारधारा राजनीति में तो विशेष कर रहती है भाई, अपनी अपनी विचारधारा के लोग क्या करते हैं, अपने अपने पास रखते हैं। तो इसका मतलब होता है एक विचारधारा के लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ निवास करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बर्ड्स ऑफ ए फेदर, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो ये जो फेदर होता है FEATHER, ये क्या होता है? सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर नाउन है, ध्यान रखना, फेदर, और काउंटेबल है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर क्या आएगा? ए आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। और वैसे भी इसको बना रखे हैं, पहले से ही फिक्स कर रखे हैं कि बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, कि एक ही विचारधारा के लोग निवास करना, एक ही विचारधारा के, एक ही विचारधारा जो होती है, एक ही विचारधारा के लोग, एक ही विचारधारा के जो लोग होते हैं, वहां पर हम कहते हैं बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये कनेक्टिव यूज करना है। कृष्णा कैन प्ले फ्लूट, ये कृष्णा की जगह क्या हो गया? करिश्मा है। हाँ, ये यहां पर कृष्णा ही समझे आप इसको। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी आएगा। कृष्णा कैन डांस, सी आंसर आएगा। देखिए दो यहां पर दे रखा है, इंस्पाइट ऑफ। इंस्पाइट ऑफ का मतलब बावजूद, इंस्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? के बावजूद। ध्यान रखना, इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। तो ये तो होगा ही नहीं, इंस्पाइट ऑफ का यहां कोई प्रयोग ही नहीं है। कह रहा है कि कृष्णा कैन प्ले फ्लूट
कृष्णा कैन डांस वेल। दोनों में देखिए प्ले का मतलब बजाना होता है, फ्लूट का मतलब बांसुरी, और उधर कह रही है कि डांस भी वेल करती है। क्या करती है? डांस भी। तो क्या आएगा? कौन सा आएगा? तीसरा, कृष्णा नॉट ओनली। बिल्कुल सही है, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज हो जाएगा इसमें। किसका यूज हो जाएगा? बट का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ विरोधाभास नहीं हो रहा, इसीलिए बट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर इंस्पाइट का मैंने बता ही दिया कि इंस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, तो यहाँ पर के बावजूद नहीं होगा, और नन ऑफ दीज यहाँ पर कोई है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हो, लॉजिक लगाते हो, ए ऑप्शन आएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, ए आंसर बिल्कुल सही है, इसमें बिल्कुल राइट आंसर है ये, बहुत अच्छा आंसर है। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी आपने तुरंत आंसर दे दिया। देखिए ध्यान रखना कि यहां अगर सेकंड फॉर्म आ रही है हमारे पास में, तो अगर एंड से सेंटेंस जुड़ता है आगे, तो उस कंडीशन में यहां भी क्या आएगी आपकी? सेकंड फॉर्म। लेकिन ध्यान रखना यहां अगर हैड या हैज हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, अगर मान लो कि यहां पर आपका हैड, हैज और हैज हैव आता है, तो फिर अभी वहां पर क्या आएगी वर्ब की? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। अगर यहां पर ध्यान रखना, अगर हैड आता है, हैज आता है और हैव आता है, तो आगे जो वर्ब होगी वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म है और एंड से जुड़ा हुआ है, तो आगे भी सेकंड फॉर्म आएगी। और अगर आईएनजी फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? आईएनजी फॉर्म है, तो आप ध्यान रखना आगे अगर एंड से जुड़ता है सेंटेंस, तो आगे भी आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। तो इस तरह से हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं एंड के साथ वाले शब्द उसमें सेंटेंस में। ये आप ध्यान रखें, एंड वाला ये बताता है कि पहले कौन से टेंस का प्रयोग हो रहा है, पहले कौन सी वर्ब लगी हुई है, पहले कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज लेते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रख के विशेषकर। नेक्स्ट देखिए, हाँ, द प्रिजनर, द प्रिजनर, प्रिजनर का मतलब क्या होता है? कैदी। बिल्कुल सही आंसर है, प्रिजनर का मतलब होता है कैदी। जो कैदी होता है, प्रिजनर का मतलब होता है कैदी। वाई ही हैड बीन टेकन, वाई ही हैड बीन टेकन, इज नॉट नोन, इज नॉट नोन, डिड नॉट नोन। देखो यहां पर हैड का यूज हो रहा है, किसका यूज हो रहा है? तो पास्ट को बता रहा है। किसको बता रहा है? सबसे बड़ा हिंट वर्ड है कि हेड का यूज हो रहा है, तो पास्ट को बता रहा है, तो प्रेजेंट का तो कोई काम ही नहीं है। प्रेजेंट का कोई काम नहीं है, तो प्रेजेंट वाले ऑप्शन को हटाओ। प्रेजेंट वाला ऑप्शन हमारे पास ये, तो एक तो होगा नहीं, एक तो होगा नहीं। दूसरा देखिए, डिड नॉट नोन, ये सही है क्या? क्या गलत है इसमें? क्या होना चाहिए? नो होना चाहिए। बिल्कुल, यहां थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसीलिए ये भी गलत है। डिड नॉट नो फर्स्ट फॉर्म है और हैड नॉट के साथ नोन होना चाहिए, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत है। ये हमारा गलत हो चुका, ये हो चुका, तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके इंग्लिश में कई बार आते हैं, और ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो वर्ड लगा हुआ है उसको देखिए, पहले कौन सा वर्ड है जो मेन इंपोर्टेंट है, कौन सा वर्ड है, क्या आएगा इसमें बताइए? इस वर्ड को देखिए, क्वारल। क्वारल का मतलब क्या होता है? लड़ना झगड़ना। क्वारल का मतलब क्या होता है? हाँ, किसी से लड़ाई लड़ाई झगड़े कर लेना, क्वारल। पार्टीज का मतलब दल होता है, ये दल, ये पार्टी जो है दल, ठीक है। क्या आएगा? चौथा, चौथा आएगा क्वारल, पार्टीज, बहुवचन आ रहा है, ठीक है, क्वारल। एक बार और देख लीजिए अच्छे से, तीसरा आएगा, ठीक है।
अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, इधर देखिए आप जो बता रहे थे, देखो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर जो सेकंड होगा, क्या होगा, सेकंड। दूसरा आंसर आएगा इसमें अमंग आएगा, क्या आएगा, अमंग। देखिए कैसे आएगा अमंग, देमसेल्फ का मतलब होता है, देमसेल्फ का मतलब होता है अपने आप में ही, अपने आप में ही, ठीक है, एक दूसरे में अपने आप में सारी मिलकर के लड़ रही है, क्या कर रही है, सारी मिलकर लड़ रही है। तो देखो द पार्टीज क्वारल्ड अमंग देमसेल्फ, यानी कि पार्टियों में आपस में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, पार्टियों में क्या हो रहा है, आपस में झगड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर विद का यूज नहीं, हम अमंग का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पार्टीज की बात हो रही है, यानी एक से ज्यादा पार्टीज जो है, एक से ज्यादा पार्टी है, इसलिए यहाँ पर अमंग का यूज राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, तो ये आज के क्वेश्चन थे जो वर्ब से रिलेटेड, नरेशन से रिलेटेड, प्रपोजिशन से रिलेटेड, कंजक्शन से रिलेटेड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। आप थोड़ा ध्यान दें इन पे। देखो ये चीजें क्या है कि कई बार हमारे सामान्य बोलचाल वाले शब्द आ जाते हैं, है ना, और आगे हम इसी तरह के क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन का जो एपिसोड है वो खत्म नहीं हुआ, आगे नेक्स्ट जब भी प्रेजेंटेशन होगा तो हम इस तरह के क्वेश्चन और लेके आएंगे, ठीक है।